सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम पतंग कविता में बिंब विधान इस पर चर्चा करते हैं। पतंग कविता में बिंब विधान समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि बिंब क्या है। वस्तुतः बिंब को अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। इसका हिंदी अनुवाद होगा छाया, प्रतिछाया, अनुकृति। कविता में भी बिंब का प्रयोग कविता को वास्तविकता से जोड़ने के लिए प्रायः कवि करते रहते हैं। संस्कृत साहित्य से लेकर के वर्तमान कविता सृजन तक बिंब विधान की बड़ी लंबी प्रक्रिया है। हालांकि हिंदी कविता में बिंब विधान आधुनिक कविता की एक प्रमुख पहचान बनकर के उभरा है। मुख्य रूप से केदारनाथ सिंह ने इसे अपनी कविता की मुख्य पृष्ठभूमि में रखा है। हमारे पाठ्यक्रम में पतंग कविता है और पतंग कविता के कवि आलोक धनवा की भी एक विशिष्टता है कि वह बिंबों के सृजन के माध्यम से कविता को पाठक के पास प्रेषित करते हैं। फिर ये बिंब आखिर में आवश्यक क्यों है? आधुनिक कविता में बिंबों की पहचान हम कैसे करें और बिंबों का प्रयोग क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमें बिंब की परिभाषा समझना पड़ेगा कि भाषा का संबंध जब इंद्रिय बोध से हो तो बिंब का सृजन होता है। अर्थात भाषा जब इंद्रिय बोध के रूप में पाठक को अपने पास खींचती है तो वहां पर बिंबों का सृजन होता है। जिस तरह से अर्थ के द्वारा ध्वनियों का संयोग होकर के शब्दों का सृजन होता है और शब्दों के मेल से कविता में हम वाक्यात्मक प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बिंबों के प्रयोग से कविता अपनी अर्थवत्ता को और बढ़ाती है। तो इस पतंग कविता में बिंब का सृजन आलोक धनवा ने किस प्रकार किया है, आइए देखते हैं। बिंबों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं: दृश्य, श्रव्य, स्पर्श। इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य को आप घ्राण बिंब भी कह सकते हैं, श्रव्य को नाद बिंब और स्पर्श को घ्राण बिंब के रूप में भी देख सकते हैं। नाद बिंब, घ्राण बिंब और स्पर्श बिंब। तो नाद बिंब जो है वह ध्वनियों के, अगर कविता में ध्वनियों का प्रयोग हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि ध्वनि स्पष्ट रूप में सुनाई पड़ रही है तो वहां नाद बिंब होगा। जहां कहीं कविता में जैसे लगे कि हम उसको अनुभव करें छू करके, ऐसा कुछ उसमें कविता में प्रयोग हो कि जिससे हमारे मनोभाव छूने के अनुभव को अंदर जागृत करने लगे, तो वहां पे स्पर्श बिंब होगा। और श्रव्य बिंब आप सभी जानते हैं कि जो कान के द्वारा सुनाई पड़े वह श्रव्य बिंब है। दृश्य बिंब में जो दिखता है, तो इसमें प्रयोग जो कवि क्या करता है, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग प्रायः अच्छा नहीं माना जाता था पहले की कविताओं में, लेकिन बाद में चित्र का इस तरह से, शब्द चित्र का इस तरह से प्रयोग किया गया कि वह एक नूतनता का सृजन करे, एक नया अर्थ दे। तो हम देखते हैं जैसे कविता में तेज बौछारें गईं, तो एक गतिशील बिंब है, तेज क्रिया है। तेज क्रिया के द्वारा आप ये महसूस करेंगे कि कुछ हो रहा है,
बौछारें जो हैं वह कैसी है, तेज हैं, बड़ी तीव्रता के साथ हैं। और बौछारों का प्रयोग भी यहाँ देशज शब्द है बौछार, तो वहां पे यहाँ पे तेज बौछारें गई। गतिशील बिंब है क्योंकि इसमें गति है, तीव्रता दिख रही है आपको। गई जाना वैसे भी गति का प्रयोग है, लेकिन तेज बौछारें इससे भी आप महसूस करते हैं कि इसमें गति है और एक दृश्य बिंब है, दिख रहा है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ एक स्थिर बिंब के रूप में इसको आप मान सकते हैं, क्योंकि यह हो गया है सवेरा, अब उसमें कोई गति नहीं है, किसी तरह की क्रियाशीलता नहीं है, एक दृश्य है सवेरा होने का, तो उसको स्थिर बिंब के रूप में देखिए। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा एक नूतन प्रयोग, नया बिंब बनाया कवि ने। खरगोश की आंखें आप देखते होंगे खूब लाल होती हैं और खरगोश का रंग सफेद होता है। आकाश में बादल सफेद है और सूर्योदय हो रहा है, तो सूर्योदय के समय सूर्य का बिंब, सूर्य की छाया लाल होती है, सूर्य लाल होता है। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सवेरे का बिंब कैसा बना, मानो एक खरगोश आसमान में बैठा हो और उसकी आंखें लाल हैं। पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए आप देखिए गतिशील बिंब है। चमकीली साइकिल, गतिशील बिंब। और आप बिंब देखेंगे जब कविता में, तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से, घंटी बजाते हुए श्रव्य बिंब। घंटी बजाना, घंटी की आवाज है, आवाज के कारण यहाँ श्रव्य बिंब है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, मुलायम बनाना स्पर्श बिंब है। तो आप देख रहे हैं घंटी बजाना, मुलायम बनाना, ये मानो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए अनुभव हैं, जिनको कविता में बिंबों के माध्यम से कवि आलोक धनुआ ने प्रयुक्त किया है। इसलिए इनकी कविता में बिंबात्मकता कही जाती है, बिंबात्मकता और बड़ी सहज